Hello everyone. We are reading the chapter number 4 of Geography for class 7th, that is air. तो अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर की, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बना है, कौन कौन सी गैसेस थी और उनकी परसेंटेज क्या थी, वो हमने रीड किया लास्ट पार्ट में. अब हम आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे. तो देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह का है हमारे एटमॉस्फेयर का और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए है, यानी कितने किलोमीटर तक किस तरह का है हमारा एटमॉस्फेयर. तो लेट्स रीड. आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. तो टोटल जो है 5 लेयर्स में डिवाइडेड है हमारा एटमॉस्फेयर. और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. हमारे अर्थ के सरफेस से लेकर ऊपर तक जो है 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की. दीज आर, कौन कौन सी लेयर हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो ये 5 लेयर हैं जो कि अर्थ के सरफेस से शुरू होती हैं और इसका कोई एंड नहीं है, ऊपर तक है. तो फर्स्ट जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजोस्फेयर, दैन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर लास्ट लेयर है. तो फर्स्ट लेयर के बारे में हम रीड करेंगे कि ट्रोपोस्फेयर क्या है. तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये वो लेयर है जिसमें हम रहते हैं. हमारे एटमॉस्फेयर की इसी लेयर में हम लोग रहते हैं. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की. एंड द एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर, यानी अर्थ के सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर ऊपर तक ये लेयर है. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर. इसमें हम एग्जिस्ट करते हैं और वो एयर एग्जिस्ट करती है जिसमें हम सांस लेते हैं. तो हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो वो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हम इसी लेयर से लेते हैं और इसी में वो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, हम जिंदा रहते हैं. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstone occur in this layer. तो क्या क्या होता है इसमें? जो रेनफॉल है वो भी इसी लेयर में होगा, फोग भी इसी लेयर में पड़ेगी, हेलस्टॉर्म भी इसी लेयर में होंगे. तो जितनी भी धुंध पड़ती है, जितने भी हेलस्टॉर्म पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, बारिश होती है, वो सारा का सारा ये जो फिनोमेना है वो इसी लेयर में होता है. उसके बाद हम आएंगे सेकंड लेयर पे. सेकंड लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर. अब फर्स्ट लेयर तो हमें पता चल गया कि कहाँ तक थी, 13 किलोमीटर तक. अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये जो साइड में डायग्राम दिया हुआ है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है अर्थ की वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर. इसमें दिख रहा है हमें. और ये जो है इसमें पहाड़ भी आ गए, इसमें अर्थ आ गई. ठीक है, ये पूरी लेयर यहाँ पे 13 किलोमीटर की है. ठीक है, इसके बाद जो लेयर शुरू होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे. और इस डायग्राम में ये क्लियर हो रखा है. तो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में रीड करते हैं. क्या है स्ट्रेटोस्फेयर? अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. और ये कहाँ तक फैली है? 50 किलोमीटर तक. आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये एरोप्लेन जो उड़ रहा है और ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर हमें दिख रहा है उसके ठीक ऊपर जो है ये लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसका नाम है. ओजोन लेयर इसी लेयर में है और जो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं वो भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. तो लेट्स रीड. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to the height of 50 kilometer. This layer is almost free from clouds. तो ये इसकी खासियत है कि ये free from clouds है, इसमें clouds नहीं है, इसमें बादल नहीं है. And associated weather phenomena, और जितने भी weather phenomena होते हैं वो भी इसमें ज़्यादा नहीं होते. मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन. जितने भी वेदर फिनोमेना है, क्योंकि वो नीचे रह जाते हैं, रेनफॉल नीचे होता है, मैंने बताया हेलस्टॉर्म नीचे होता है, फॉग नीचे होती है, तो ये एरोप्लेन को उड़ने के लिए सबसे बेस्ट लेयर है क्योंकि इसमें कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता. एंड आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लेयर ऐसे है जो विच इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, तो आपका जवाब होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर.
वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अभी मैंने बताया कि एक और इसकी ख़ास बात है कि जो ओजोन लेयर है हमारी वो भी इसी स्फीयर में है, इसी लेयर में है। We have just learnt how it protects us from the harmful effect of sun rays। और एक और बात है इसकी कि जितने भी सन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं ये वाली लेयर जो है वो प्रोटेक्शन है, क्योंकि ओजोन लेयर है यहाँ पर, तो ये वाली लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज से। उसके बाद आती है लेयर मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो लेयर है वो है मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, अब जैसे थर्मोस्फेयर के ऊपर जो लेयर थी उसका नाम था स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उसका नाम है मीजोस्फेयर, और ये थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। आप पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और जो ये मीजोस्फेयर है ये कहाँ तक फैली है? 80 किलोमीटर तक। तो हमें मालूम है अब कि जो फर्स्ट लेयर थी वो कहाँ तक थी? वो 13 किलोमीटर तक थी। और जो सेकंड लेयर थी वो कहाँ तक थी? वो थी हमारी 50 किलोमीटर तक। अब जो थर्ड लेयर है वो है 80 किलोमीटर्स तक। तो ये तीनों लेयर के बारे में आपको मालूम चला कि जो थर्ड लेयर है अर्थ की वो 80 किलोमीटर तक है। और इसमें होता क्या है, ख़ास बात क्या है मीजोस्फेयर की? मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस। अगर स्पेस में से कोई उल्का पिंड या मेट्रॉइड्स जिनको बोलते हैं वो अगर आ जाए अर्थ के ऊपर, अर्थ की तरफ आने लगे, तो इस लेयर में आके वो जल जाता है। ठीक है, वो बर्न होने लगता है क्योंकि वो उसको वहाँ पे जो है एयर से मैं कहूँगी रगड़ खा के वो जलने लगता है। और वो लेयर कौन सी है? मीजोस्फेयर। उसके बाद आती है लेयर थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर जो आप ये लेयर देख पा रहे हैं वो है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर जो है वो सेकंड जो कह सकते हैं, लेट इट बी ओपन, यस, जो थर्मोस्फेयर है वो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उससे निचली यानी 4th नंबर पे जो लेयर आती है उसको हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं। और थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता है वेरी रैपिडली विद इंक्रीज हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है थर्मोस्फेयर में। थर्मो मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है थर्मोस्फेयर लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। यानी कि हम जितनी ऊंचाई पे थर्मोस्फेयर में जाएंगे टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज़ होगा। लोनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन, तो थर्मोस्फेयर है कहाँ से कहाँ तक? 80 किलोमीटर्स तक पिछली लेयर थी मीजोस्फेयर जो हमने पढ़ी थी। अब ये जो लेयर है ये है 400 किलोमीटर्स तक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई होगी इस लेयर की। ये अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर्स तक फैली है। दिस लेयर हेल्प इन रेशो ट्रांसमिशन, यानी 80 to 400 किलोमीटर्स तक हम कह सकते हैं कि जो ये थर्मोस्फेयर है ये लेयर है। और ये हेल्प क्या करती है? रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं रेडियो के या फ़ोन के वो इस लेयर में ट्रांसमिट करते हैं। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय इट्स लेयर। जितना भी हम रेडियो का ब्रॉडकास्ट करते हैं वो थ्रू दिस लेयर करते हैं, और इसी लेयर में से वो जो सिग्नल्स हैं वो वापस धरती पर आते हैं। उसके बाद है सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ हम आर एनवायरनमेंट, दैट इज़ एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होता है? एक्सोस्फेयर यानी बिल्कुल बाहर वाली परत अर्थ की। The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has a very thin air. यहाँ की जो एयर होती है इसकी खास बात ये है कि जो एयर है वो बहुत थिन है, यानी पतली है, यानी लाइट है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। तो कौन कौन सी लाइट गैसेस हैं यहाँ पर? हीलियम एंड हाइड्रोजन जो गैसेस हैं वो इस स्फीयर में हैं, और नाम है इसका एक्सोस्फीयर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, या बोल सकते हैं अपर मोस्ट लेयर ऑफ आर एटमॉस्फेयर। तो हमने पढ़ी 5 लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट लेयर जो थी वो क्या थी? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद
फर्स्ट लेयर जो थी वो थी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद हमने पढ़ा मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर थी हमारे एटमॉस्फेयर की जो हमें लर्न करनी है, पढ़नी है, और इनके बारे में हमने जाना अभी। उसके बाद हम आएंगे वेदर और क्लाइमेट पे। अब वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, हमने लेयर्स तो पढ़ ली, बट ये वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। दोनों ही मौसम होते हैं, लेकिन वेदर जो है वो पर्टिकुलर किसको कहा जाता है वो हम इस पैराग्राफ में रीड करेंगे। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट और सनी टुडे? How many times we have heard this from anxious cricket fans speculating the fact on one-day match. If we imagine our body to be radio and mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knob. Weather is this R2R and day-to-day condition of the atmosphere. अगर हम बात करें तो हम डेली लाइफ में सुनते हैं कि आज जो है बारिश होगी, लगता है ऐसा कि बारिश होगी आज, या आज जो है बहुत धूप वाला दिन होने वाला है, तो हम ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं। और जो डे टू डे कंडीशन होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर की कि आज क्या होगा, आज हवा चलेगी नहीं चलेगी, सनी डे होगा नहीं होगा, या बारिश आएगी नहीं आएगी, ओले आएंगे, या ठंड ज़्यादा होगी कम होगी, तो ये जो फिनोमेना है जो डे टू डे हम जो है फोरकास्ट करते हैं जिसको, उसको हम क्या कहेंगे, वेदर। तो वो जो है वेदर कहलाता है, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन डे टू डे या आर टू आर भी उसको चेंज हो सकता है कि सुबह सनी हो और शाम को जो है बारिश हो जाए, तो इट कैन बी पॉसिबल। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, वेदर। तो वेदर की जो डेफिनेशन है वो सामने दी हुई है और आपको इसको लर्न करना है। वेदर इज़ द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आर टू आर और डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। और वेदर जो है, अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। तो वेदर जो है हमारे मूड भी बहुत डिपेंड करता है वेदर पे। कई बार अच्छा वेदर जो है वो हमारा आउटिंग का मूड बना देता है, कई बार बैड वेदर के कारण हम घर में ही रहते हैं या हम इरिटेट हो जाते हैं समटाइम्स। तो वही बात बताई हुई है कि वेदर जो है हमारा मूड भी वेदर के हिसाब से चेंज होता है कई बार। हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन इज़ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब ये क्लाइमेट क्या है, हम वेदर और क्लाइमेट दोनों के बारे में रीड कर रहे हैं। तो वेदर जो है वो आर टू आर या डे टू डे कंडीशन है, लेकिन क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब हम वेदर की कंडीशन को बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट। यानी अगर हम कहें कि गर्मियाँ चल रही हैं तो ये गर्मियाँ क्या होगी, क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। या फिर हम कहें सर्दियों के मौसम में ये होगा, तो सर्दियों, यानी ये किसी एक दिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पैन ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 2 या 3 महीने के समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर्दियाँ, गर्मियाँ, बरसात। तो ज़रूरी नहीं कि बरसात का मौसम है तो हर दिन बरसात ही आए। तो मौसम जो है वो क्लाइमेट है, और डे टू डे कंडीशन जो है, आवर टू आवर कंडीशन जो है वो वेदर है। तो द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, जो एवरेज वेदर कंडीशन है गर्मियों के मौसम में अगर हम देखें तो किसी भी दिन ठंड तो नहीं होती एटलीस्ट। हाँ, ये हो सकता है कि किसी दिन टेम्परेचर डाउन हो और किसी दिन ज़्यादा हो, ये तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से ठंड आ जाए एक दिन। तो ये जो लॉन्ग टाइम पीरियड की जो कंडीशन है इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं ऑफ अ प्लेस। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। लेकिन अगर हमें डेली की कंडीशन को देखना है तो हमें वेदर फोरकास्ट को देखना होगा, यानी वेदर फोरकास्ट यानी आज बारिश आएगी नहीं आएगी, वो वेदर फोरकास्ट बताता है। उसके बाद है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितना भी टेम्परेचर, अगर हम वेदर फोरकास्टिंग को देखें तो उसमें टेम्परेचर बताया जाता है किसी प्लेस का कि आज जो है 35 डिग्री रहेगा, 40 डिग्री रहेगा, या कितना रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये किस चीज़ का टेम्परेचर है, हमारे एटमॉस्फेयर का। और जो टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का होगा वही हमें फील होगा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। तो ये डिग्री है किस चीज़ की, हॉटनेस और कोल्डनेस की,
किसकी हॉटनेस, किसकी कोल्डनेस? एयर की। तो हमारे आसपास की जो एयर है उसकी हॉटनेस और उसकी कोल्डनेस ही उस जगह का टेम्परेचर डिसाइड करेंगी। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम द सीज़न टू सीज़न। तो टेम्परेचर जो है वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है और डे और नाइट का टेम्परेचर भी अलग अलग हो सकता है। तो सीज़न टू सीज़न भी, अब समर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही हम कहेंगे इतने डिग्री से लेकर इतने डिग्री तक मैक्सिमम हो सकता है, और वो सही भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि समर में टेम्परेचर 4 डिग्री आ जाए या 3 डिग्री आ जाए, तो फिर वो समर कैसी, वो तो विंटर बन जाएंगी। तो इसीलिए, और डे टू डे भी टेम्परेचर जो है चेंज होता है, डे का अलग होता है, नाइट का अलग होता है। तो टेम्परेचर को कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो घटता है या बढ़ता है। तो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन एंड इंसोलेशन। जो फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब अगर हम इंडिया की ही बात करें तो कुछ प्लेसेस का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कुछ का बहुत कम रहता है, और कुछ प्लेसेस का टेम्परेचर जो है वो सम रहता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम। तो ऐसा क्यों होता है? उसको एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, उसका नाम क्या है? इंसोलेशन। तो इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज़ इनकमिंग सोलर एनर्जी। तो उस प्लेस की सोलर एनर्जी पर डिपेंड करता है कि उस प्लेस में जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अगर आपने 6th में अच्छे से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किया है तो आपको मालूम है कि इक्वेटर क्या होता है। जो लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और इक्वेटर के पास जो प्लेसेस होते हैं, हाँ जी, तो इक्वेटर के पास जितने आते जाएंगे प्लेसेस, जहाँ जो इक्वेटर के पास लोकेट करते हैं प्लेसेस, वो डेफिनेटली वहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा। और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसकी तरफ जो प्लेसेस हैं जो वहाँ लोकेट करते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते हैं टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। टेम्परेचर जो है सेम मैनर में डिक्रीज होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई द पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। क्योंकि इक्वेटर से इतनी दूर है पोल्स, तो वो सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो। और अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ही रहे, कम ना हो, तो क्या होगा? काफ़ी सारी फसलें हैं जो उगेंगी ही नहीं अर्थ के ऊपर। इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। और अगर हम विलेज और सिटीज़ की बात करें तो हमेशा सिटीज़ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है किससे? विलेजेस से। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में हम नेचर के साथ बहुत कम जुड़े हुए हैं। हम जो है बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इस वजह से जो सिटीज़ का टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा होता है। द कंक्रीट एंड मेटल बिल्डिंग्स एंड एज asphalt ऑफ रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी रोड्स हैं, वो दिन के समय क्या हो जाते हैं? वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और ये दिन के समय गर्म होते हैं और रात के समय ये जो हीट है वो रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो इनका टेम्परेचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिटीज़ जो है उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। तो क्राउड भी बहुत ज़्यादा है सिटीज़ में, तो इसीलिए भी जो टेम्परेचर है वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पे दी एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एयर प्रेशर के बारे में रीड करेंगे। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच।